नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताजे फल और सब्जियों के घर पहुंच सेवा के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। दूध के साथ किराना सामान की सुविधाएं भी जोड़ी जाएगी। नगर निगम की उड़नदस्ता टीम की कार्रवाई जारी। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों से वसूला जा रहा है जुर्माना। सीटू नेता ने बीएसपी में कार्य संचालन को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, बैठक में हुई चर्चा पर नहीं हो रहा है अमल। मिलिंग के लिए जा रही धान गाड़ी में अचानक लगी आग, मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। मामला राजनांदगांव का। अब खबरें विस्तार से। खुर्सीपार पुलिस कर्फ्यू का पालन कराते नजर आई। क्षेत्र के प्रमुख सड़कों के चौक चौराहों पर खड़े होकर आने जाने वालों से घर से बाहर निकलने का कारण पूछा। सही जवाब नहीं मिलने पर ऐसे लोगों का फाइन काटकर कर्फ्यू के महत्व को बताया। भिलाई खुर्सीपार थाना प्रभारी सुरेंद्र उइके खुद सड़कों और वार्ड की गलियों में घूम घूम कर लोगों को लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू में घर पर रहने की नसीहत देते नजर आए। क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों में खड़े होकर खुर्सीपार थाना प्रभारी अपने पुलिस जवानों के साथ आने जाने वाले को रोककर घर से बाहर निकलने का कारण पूछा। सड़कों पर बेवजह घूमने पाए जाने पर फाइन काटा और उन्हें समझाई देकर छोड़ा। थाना प्रभारी सुरेंद्र उइके ने बताया कि खुर्सीपार थाना अंतर्गत कर्फ्यू का पालन पूरी तरह से कराया जा रहा है। पुलिस टीम लगातार गश्त कर रही है, साथ ही वह कुछ क्षेत्रों का दौरा कर कर्फ्यू का पालन करा रहे हैं। कर्फ्यू का तो 100% पालन लोगों से करवाया जा रहा है। जो ज़रूरतमंद हैं, किसी का मेडिकल लेने का है, कोई बीएसपी की नौकरी वाले हैं, उनका कार्ड देख के उनको तो छोड़ रहे हैं। और जो बेवजह घूम रहे हैं बाइक में, उनकी मोटरसाइकिलों की हम चलाने कार्रवाई कर रहे हैं, उनको समझाइश दे रहे हैं, लेकिन पालन तो 100% करवा रहे हैं। हाँ, बस्ती के अंदर जो गलियों में जो लोग घूम रहे हैं, उनको भी जाके आवश्यक समझाइश दे रहे हैं और लोग उस चीज़ को मान भी रहे हैं। तो कर्फ्यू का नियम बताया जा रहा है, दुकानें बंद रखने के लिए बोला जा रहा है, तो जो उनको आवश्यक समझाइश और दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो उस चीज़ को मानते हैं वो लोग और उसका पालन कर रहे हैं। लोगों से किस तरह की अपील है ऐसे? लोगों से अपील ये है कि जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसको पूरी तरह से पालन करें, घर के बाहर ना निकले, घर के अंदर रहें, क्योंकि कोरोना संक्रमक की जो बीमारी काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रही है। तो जितना घर में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे और दूसरे लोग भी सेफ रहेंगे। तो इस तरह की हम समझाइश दे रहे हैं। गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चैन को तोड़ने 16 अप्रैल के शाम 6 बजे से 19 अप्रैल के मध्य रात्रि तक कर्फ्यू का आदेश दिया है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति बेवजह बाहर नहीं घूम सकता। इस आदेश का पालन कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, जिसका निर्वहन खुर्सीपार पुलिस बखूबी कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहु के साथ रमेश भगत की रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन और अपूर्ण दस्तावेजों के साथ दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों पर निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। जुर्माना वसूलने के साथ नियमों के तहत दुकानों का संचालन करने की हिदायत दी गई। नगर निगम की उड़नदस्ता टीम द्वारा विभिन्न वार्डों में दबिश देकर अनाधिकृत और नियमों का उल्लंघन कर व्यवसाय कर रहे दुकानदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान निर्धारित समय से अतिरिक्त समय तक दुकानों का संचालन कर रहे दुकानदारों और प्रतिबंधित सामानों की बिक्री में लगे दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। साथ ही बगैर मास्क लगाए घूम रहे लोगों से भी जुर्माने की राशि वसूल की जा रही है। इसी के तहत जवाहर नगर में बगैर मास्क पहने घूम रहे एक व्यक्ति से 1500 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूल किया गया। इस अभियान की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। देखिए, उड़नदस्ता की टीम इस दौरान लगातार निरीक्षण कर रही है। प्रारंभिक तौर से ही उड़नदस्ता की हमारी टीम और नगर निगम के बाकी जो जोन क्षेत्र की टीम है, वो मार्केट, बाजार क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, ये सभी का निरीक्षण करते हुए अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जो 16 अप्रैल से लगातार जो है 19 अप्रैल की रात मध्य रात्रि तक जो दुकानें बंद रखनी है, उसके तहत में जो दुकान खुला करके भीड़ बढ़ाने वाले हैं या आदेशों का उल्लंघन करने वाले जो लोग हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। लगातार हमारी जो टीम है बाजार क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र का निरीक्षण करते हुए लोगों को समझाइश भी दे रही है, लोगों से अपील भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है।
आज जो एक व्यक्ति थे मास्क नहीं लगाकर बाहर घूम रहे थे, उनको 1500 रुपये उनसे फाइन लिया गया है। इस प्रकार से हम लोगों को समझाइश दे रहे हैं, फिर भी नहीं मानने वालों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल उड़नदस्ता टीम की लगातार कार्रवाई के बाद भी कुछ दुकानदार लालच के चक्कर में सुनने और समझने को तैयार नहीं हैं। ऐसे दुकानदारों से भारी भरकम जुर्माना वसूल करने के साथ ही इनकी दुकानों को भी सील किए जाने की जरूरत है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने का दुस्साहस कोई अन्य दुकानदार न कर सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने लॉकडाउन के दौरान ताजे फल एवं सब्जियों के घर पहुंच सेवा देने के लिए चिप्स द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ बीते 16 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। फल सब्जी मंडियों में लगातार बढ़ती भीड़, सोशल डिस्टेंस का अभाव और कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने शासन प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत फलों एवं सब्जियों की घर पहुंच सेवा देने के लिए चिप्स द्वारा एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार इस पोर्टल में दूध, किराना आदि अन्य वस्तुएं भी जोड़ी जाएंगी। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। भिलाई में भी हाट बाजार का जो एक तो यह ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको www.cghat.in पर लॉगिन करना होगा। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, www.cghat.in पर आप जाएंगे। जाने के बाद में यदि आप ग्राहक हैं तो ग्राहक पंजीयन का उसमें फॉर्म है, उसको ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद में उसमें जो वेंडर्स हैं जो निगम क्षेत्र के लिए होंगे वो दिखाई देंगे। उन वेंडर्स के लोगों में जा कर के उसके अंडर में जितनी भी फल और सब्जियां हैं उनके दरें निर्धारित हैं, उनकी होम डिलीवरी की दरें निर्धारित हैं। इस प्रकार से उनका चयन करते हुए वह प्रक्रिया पूर्ण करके आप जो है ऑनलाइन सब्जी और फल मंगा सकते हैं। यह अच्छी सुविधा है शासन की ओर से, और निगम भिलाई क्षेत्र में भी यह चालू है। अभी कुछ पोर्टल में अपडेशन के भी कार्य चल रहे हैं, और यह मैं अनुरोध करता हूं सभी से, शहरवासियों से, कि ऑनलाइन सब्जी खरीदी का यह अच्छा माध्यम है। इस पे आप अपना ग्राहक पंजीयन जरूर रजिस्टर कर लें। बहरहाल मुख्यमंत्री की यह पहल बेहद सराहनीय है। इसका लाभ प्रदेशवासियों को निश्चित रूप से मिलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर निगम द्वारा वार्ड 31 दुर्गा मंदिर के छोटी छोटी गलियों में जाकर सैनिटाइज किया गया, जिसमें वार्ड के नरेश सागरवंशी, के जगदीश और एल्डरमैन बबीता, नीरज, गुलशन, विवेकपाल और जगदीश का विशेष सहयोग रहा। अभी तक नगर निगम हर वार्डों के प्रमुख सड़कों के आसपास के घरों में सैनिटाइज करता आ रहा था, लेकिन शनिवार को वार्ड 31 दुर्गा मंदिर के गणेश मंदिर, ननगैयापारा, मिनी माता नगर, तरंगनी नगर, तेलुगु नगर, शर्मा आश्रम क्षेत्रों के सक्रिय गलियों में सैनिटाइज किया। वार्ड के नरेश सागरवंशी ने सैनिटाइज करने पर भिलाई के महापौर देवेंद्र यादव को इसके लिए आभार जताया है। आज भिलाई के महापौर एवं विधायक श्री देवेंद्र यादव जी के द्वारा कुर्सी पार वार्ड 31 दुर्गा मंदिर के समस्त क्षेत्र में सैनिटाइजर का काम किया गया। पहले भी चरणबद्ध से किया गया था टैंकरों के द्वारा, लेकिन जगह गलियों वगैरह में नहीं जा पाता, उसके लिए छोटी गाड़ियों के द्वारा सैनिटाइज किया गया। आज विधायक महापौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते। घर में रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना का एकमात्र उपाय है, घर में रहे, सुरक्षित रहे। आज हमारे वार्ड 31 में जो है चरणबद्ध तरीके से जो है पूरे वार्ड का सैनिटाइज और फॉगिंग किया गया, जिसमें जो है पहले चरण में टैंकर के द्वारा जो है हमारे वार्ड में मेन गलियों पे किया गया था, और अभी जो है एक छोटी मशीन नगर निगम और हमारे माननीय महापौर के द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसके माध्यम से वार्डों के छोटे छोटे गलियों में जहां बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती वहां ये मशीनें जो है जा कर के जो है सैनिटाइज किया। और कोरोना से जो है जिस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, चल रही है, उसमें जो है यह पहल हमारे नगर निगम और नगर निगम के महापौर माननीय देवेंद्र यादव जी का यह पहल बहुत ही सराहनीय है, कि जिन्होंने जो है बार बार जो है चरणबद्ध तरीके से जो है हमारे वार्डों को जो है सैनिटाइज कर रहे हैं। और लोगों को हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना की लड़ाई में एकमात्र उपाय है हम सब घर में रहें और अपने हाथों को जो है साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें। इसी बीच में जो है हमारे वार्डों को सैनिटाइज किया गया। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कोसानगर वार्ड 3 में सांस्कृतिक भवन में सोशल डिस्टेंस को बनाए रखते हुए वार्ड वासियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर प्रदान किए गए। उज्ज्वला योजना के तहत चिन्हित हितग्राहियों को इसका लाभ दिया जा रहा है। गैस एजेंसी के कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इसकी जानकारी वार्ड के पार्षद जेपी यादव ने दी। उज्ज्वला गैस योजना की इसका शिविर जो आज लगा है, उससे जितने भी बीपीएल कार्डधारी जिनको मोदी जी की योजना के अंतर्गत सिलेंडर प्राप्त हुआ था, वो आज यहाँ पर उपस्थित होकर के अपना गैस सिलेंडर लिए हैं, जिससे कि उनकी समय की बचत भी हुई है और अधिकांश लोगों को यहाँ पे जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए हम जय प्रकाश यादव भैया के आभार प्रकट करते हैं। वार्ड में देखा जा रहा था कि गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। लॉकडाउन के दौरान आने जाने में सिलेंडर लेने के लिए लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन के दौरान हम सबके लाडले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 माह का निःशुल्क गैस सिलेंडर देने का वादा हम सबसे किया है। इसी के तहत आज वार्ड क्रमांक 3 में गैस एजेंसी को बुला करके सांस्कृतिक भवन मंच में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए और पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में गैस सिलेंडर का निःशुल्क वितरण कराया जा रहा है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत हितग्राहियों के खाते में राशि सरकार द्वारा भेजी जा चुकी है और आज यहाँ पर गैस कनेक्शन लोगों के द्वारा लिया जा रहा है। इससे लोगों को बहुत राहत महसूस हुई है। मिलिंग के लिए जा रही एक धान गाड़ी में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की मदद लेकर आग पर काबू पाया जा सका। मामला राजनांदगांव के चिखली पुलिस चौकी के पास का है। राजनांदगांव के चिखली पुलिस चौकी के समीप एक धान से भरी वाहन में आग लगने की खबर सामने आई है। जैसे ही वाहन चालक को धान गाड़ी में आग लगने का पता चला, वैसे ही गाड़ी से उतरकर आग बुझाने की कोशिश की। साथ ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। सीएसपी राजनांदगांव ने बताया कि गठवा धान केंद्र से कस्टम मिलिंग के लिए यह धान राइस मिल जा रही थी। इसी दौरान यह आग लग गया। आग पर काबू पाया जा सका है। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। गठवा धान खरीदी केंद्र से एक ट्रक कस्टम मिलिंग के लिए जा रही थी और रास्ते में अचानक उसमें आग लग गई है। आग पे काबू पाया जा चुका है और आग किस वजह से लगी इसकी जांच की जा रही है। बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति और सृष्टि फाउंडेशन द्वारा सेक्टर 7 की झुग्गी बस्तियों में राशन का वितरण किया गया। नगर निगम से अनुमति मिलने के बाद समिति द्वारा जरूरतमंदों तक मदद मुहैया कराई जा रही है। नगर निगम प्रशासन से अनुमति मिलने के उपरांत बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति द्वारा पिछले 2 दिनों 18 और 19 अप्रैल को सेक्टर 6 और सेक्टर 7 की झुग्गी बस्तियों में राशन वितरण किया गया। रविवार को सेक्टर 7 के लगभग 100 गरीब परिवारों और लॉकडाउन के दौरान घर बैठे रोजी मजदूरी करने वाले परिवारों तक राशन सामग्रियां पहुंचाई गई। राशन प्राप्त सभी परिवारों के आधार नंबर को नोट किया गया। इसकी जानकारी बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति के अध्यक्ष ललन यादव और अन्य पदाधिकारियों ने दी। सृष्टि फाउंडेशन हम दोनों जो समिति मिलके ये जो खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया चालू किया और निरंतर 100 परिवार, 200 परिवार, 300 परिवार, 500 परिवार जो क्षेत्र मिला सेक्टर 6 और सेक्टर 7, हम बाकायदा उनको सर्वे करा के सबके घर घर जाके वितरण करेंगे खाद्य सामग्रियाँ। नगर निगम कर्मचारी हमारे साथ सहयोग हैं। और दूसरी बात, आज हमारे संरक्षक महोदय श्री राजेंद्र प्रसाद जी हमारे समिति के संरक्षक है, पूर्व ओलंपियन है, अर्जुन अवार्डी हैं, बीएसपी में डीजीएम है, और श्री नरेंद्र बंछोर जी जो ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष जी हैं, श्री अम्बिक सर जी जो स्पोर्ट्स ऑफिसर और टीचर है कन्नड़ कॉलेज में, इन सब का मार्गदर्शन बराबर हमको मिल रहा है। आपको हमारे जुझारू अध्यक्ष महोदय द्वारा जो जानकारी दी गई है, ये हम निरंतरता समाज सेवा में लगे हुए हैं। इसमें ज़्यादा बोलने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें सृष्टि फाउंडेशन के सहयोग से बोलबम महाकाल शिवाय समिति के संपूर्ण पदाधिकारी, चाहे हमारा छोटा से छोटा भी सदस्य अपने योगदान पूर्ण रूप से दे रहा है, चाहे वो इस सैनिटाइजर का वितरण हो, चाहे वो सब्जी भाजी का हो, चाहे कोई भी हो। हम लोग के समिति का प्रत्येक सदस्य इसमें पूर्ण सहयोग, पूर्ण मतलब देश प्रेम की भावनाओं के साथ में आगे आके काम कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि आगे के समय में भी सब लोग समिति के प्रत्येक सदस्य इसी तरह से काम करेंगे तो हम लोग को ये कोरोना तो क्या, देश में जितने भी बड़ा आपदा आएगा उसका हम निराकरण सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसी दो शब्दों के साथ में जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय छत्तीसगढ़। कोषाध्यक्ष बोलबम महाकाल शिवाय सेवा समिति की तरफ से मैं हमारे अध्यक्ष महोदय श्री ललन प्रसाद यादव जी को और सृष्टि फाउंडेशन के सभी सदस्यों को
तहे दिल से नमस्कार करता हूं कि उनके सहयोग से आज हमारी समिति के सभी सदस्य तन मन धन से देश प्रेम के तहत मद्देनज़र रखते हुए ये कार्य को किए जा रहे हैं। विगत 22 तारीख से जब से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ है, उसके बाद भी अभी हमें 2 दिन की परमिशन मिली थी, 18 और 19 तारीख की परमिशन। उसके तहत 18 तारीख को हमने पूर्ण रूप से 150 परिवारों को राशन पानी खाद्यान्न सामान दिया है। आज भी 100 से अधिक परिवार का लक्ष्य रखा है, जिसमें हमारे साथ नगर निगम के अधिकारी साथ में रहेंगे, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो राशन दिया जा रहा है हमारी समिति और सृष्टि फाउंडेशन की तरफ से मिलकर वो सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। उनका आधार नंबर, उनकी पूरी जानकारी, परिवार का डिटेल, वो क्या करते हैं, वो सारी जानकारी हम एक लिखित रूप से नोट करके रखे हुए हैं, ताकि भविष्य में भी कभी ऐसी कोई आपदा आती है तो हमारी समिति और ये फाउंडेशन और भी लोग इससे मोटिवेट हों और आगे देश प्रेम में बढ़ के चढ़ के हिस्सा लें। समिति के पदाधिकारियों ने लॉकडाउन खत्म होते तक निगम प्रशासन की अनुमति से लगातार जरूरतमंद परिवारों तक राशन पहुंचाने की बातें कही हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का भी विशेष ध्यान रखा गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। सीटू नेता DVS रेड्डी ने कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान बीएसपी में कार्य संचालन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीएसपी प्रबंधन के साथ 27 मार्च को बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना के समाप्त होने के बाद रफ्तार के साथ काम शुरू करने की बातें हुई थी। DVS रेड्डी ने प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयंत्र के अंदर तो उत्पादन का कार्य चालू है और CITU भी इस चीज को मानता है कि संयंत्र हमारा जो है वो निरंतर प्रक्रिया वाली संयंत्र है, जिसका कार्य को रोका नहीं जा सकता, जिसका हीट मेंटेन करके रखना है। लेकिन CITU ने पहले से ही प्रबंधन को ये बात को चेता चुका है अपने पत्रों के माध्यम से, और 27 मार्च को प्रबंधन के साथ बैठक भी हुई थी, जिसके बाद में रोस्टर पद्धति के ऊपर में भी काम शुरू हुआ कि कम से कम न्यूनतम से न्यूनतम माइनिंग के साथ में हम प्लांट को जिंदा रखें, ताकि ये महामारी जैसी खत्म हो जाएगा हम प्लांट को फिर से उसके रफ्तार के साथ में आगे बढ़ा सकें। इसके ऊपर में तो कार्य जरूर किया गया, रोस्टर पद्धति में काम शुरू हुआ, लेकिन जैसी भिलाई के अंदर में केस नहीं आ रहा है करके बात चारों तरफ फैली है, उसके साथ में ही हम अचानक इतना ज़्यादा आश्वस्त हो गए कि तीनों शिफ्टों में काम शुरू करवाने की कोशिश हुई और काम शुरू करवा दिए। लोग थोड़ा सा नाराज हैं, गुस्से में भी हैं और साथ में डरे सहमे भी हैं, लेकिन तीनों शिफ्टों में काम शुरू हुआ है, जबकि हमको थोड़ा लॉकडाउन पीरियड तक के उसका इंतजार किया जाना चाहिए था। और दूसरा सर ये कि जैसे अनुदान की माने तो ये विश्वव्यापी महामारी में लोग बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, संयंत्र का कैसा रुख रवैया रहा, किस तरह का अनुदान दिया या केंद्र से जो मिला उसमें आश्वस्त है? अनुदान का यदि बोलेंगे तो केंद्र से हमको नहीं, बल्कि हमने केंद्र को देने के लिए पेशकश की है। हुआ ये है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने केयर फंड की घोषणा की थी, जबकि हमारे देश के अंदर में 1948 से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का बना हुआ है, जिसमें जब भी आपदा कोई आती है उस आपदा के समय में फंड मांगा जाता है, सारे लोग उस फंड में पैसा देते हैं और उसके ऊपर में कैग भी अपना नज़र रखे हुए होती है और साथ में विपक्ष के नेता लोग भी नज़र रखते हैं और पार्लियामेंट का भी नज़र रहता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि केयर फंड बना दिए, लेकिन ये सवाल उठाने के बावजूद भी कि केयर फंड की क्या जरूरत पड़ गई, इसका कोई भी सही उत्तर नहीं आता। तो CITU ने भी इस बात को बोला है कि हम केयर फंड में पैसा नहीं देंगे। निश्चित रूप से सेल ने केंद्र से एक चिट्ठी भेज दिया है और उस सर्कुलर में ये जिक्र है कि हमने वर्करों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से भी पैसा काट के जमा कर दिए हैं और उसके एवज में 1 दिन का मूल वेतन काट के उस पर जमा कर दिया जाए। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से प्रबंधन को इस बात का पत्र पहले ही दे दिया था कि आप जब भी कोई अनुदान देते हैं, कोई दान देते हैं, तो दान देने वाले का कंसेंट भी उसमें होना चाहिए, ना कि एक तरफा ऐसा कर लिए कि हम अपने तरफ से काट के जमा कर दिया और वर्करों से पूछे बिना, अधिकारियों से पूछे बिना उनका काट रहे हैं। इस बात के लिए प्लांट के अंदर नाराजगी है और हम तो इस बात को भी लिख के देना शुरू कर दिए हैं कि हम केयर फंड में पैसा नहीं देना चाहते। व्यक्तिगत रूप से यूनियन की तरफ से तो पहले लिख के दिया जा चुका है, व्यक्तिगत रूप से भी इसको देना शुरू कर दिए हैं कि हम केयर फंड में पैसा नहीं देना चाहते। हम आधा पैसा, मतलब हमारे मूल वेतन जितना भी होगा 1 दिन का, उसका आधा पैसा हम प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में देंगे और आधा पैसा
मुख्यमंत्री के राहत कोष में देंगे। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों जब आखिरी संबोधन जब हुआ था 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने 7 बातों के ऊपर हमारा साथ मांगा था, और उसमें 5वें नंबर की बात ये थी कि आप लोग अपने गरीब परिवारों का ख्याल रखिए। और हमें ये मालूम है कि दिल्ली से कोई अनुदान और ये सब पैसे ना राज्य में आ रहे ना यहाँ आ रहे हैं, तो हमको अपने परिवारों का ख्याल रखना है, तो हमको यहीं से पैसे इकट्ठे करने हैं। और हमारे साथी लोग, प्लांट के लोग भी, अलग अलग सामाजिक संगठन भी, हमारा संगठन भी, सभी लोग अपने स्तर पर कुछ ना कुछ मदद कर रहे हैं, और ये मानवीय दृष्टिकोण है और वो किए जा रहे हैं। तो उन सारे चीजों में ये सब भी होगा, तो उसको अलग से आप लोग इस तरीके से हमसे पूछे बिना हमारा पैसा जमा करने का यदि कोशिश करेंगे तो हमारा मन भी नहीं रहेगा, तो वो अच्छा चीज भी नहीं है। इसीलिए बाकायदा हमने प्रबंधन को इस बात को चेता दिया है और बोला है कि ना आप इस तरीके से मत कीजिए, हमारा जो पैसा है हमारा पॉजिटिव कंसेंट लीजिए, उसके बाद में उस पैसे को जमा कीजिए। कैसा रवैया आप लोगों की ऐसी वो रखी? उसके बाद से प्रबंधन तो जरूर बातचीत कर रहा है और ये बोलता है कि आप लोग ऐसा क्यों लिख के दे रहे हैं, ये तो राष्ट्रीय आपदा का सवाल है। और तो हमने भी ये स्पष्ट कर दिया कि अब ये चेहरा क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि ना कि हम पैसा नहीं देना चाहते। यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि प्लांट के अंदर में काम करने वाला हर वर्कर कहीं ना कहीं अपने मोहल्ले में जाके कुछ ना कुछ बांटे जा रहे हैं और आम आदमी भी कर रहा है। तो ये चेहरा तो बिल्कुल नहीं दिखा है, क्योंकि जब केरला में बाढ़ पीड़ित हुआ था तो केंद्र ने कोई फंड नहीं मांगा था, लेकिन हमने भिलाई से इकट्ठा करके पैसा भेजा। 2 लाख रुपए के ऊपर CI2 ने पैसा इकट्ठा करके भेजा। उड़ीसा में जब बाढ़ आई थी तो बाकायदा हमने अलग से मदद किया, उसके बाद में राष्ट्रीय कोष में पैसा मांगा गया, हमने पैसा दिया। यानी भिलाई के इतिहास में जितने बार केंद्र से प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा मांगा गया, हर बार भेजा गया है। तो ये चेहरा तो उनको दिखाना ही नहीं है। वो ये कोशिश कर रहे हैं ये बताने के लिए कि पैसा नहीं देना चाहते। कुछ लोग प्रचार भी कर रहे हैं कि ये लोग शायद पैसा नहीं देना चाहते। ये गलत सोच है। हमने बाकायदा बोला है कि इन मदों में पैसा दीजिए, हमने दस्तखत करके फॉर्मेट जमा करना, जबकि प्रबंधन ने कोई फॉर्मेट निकाला ही नहीं है। हमने फॉर्मेट जमा करना शुरू किया कि हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन इन मदों में देना चाहते हैं। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लॉकडाउन के बीच ई कॉमर्स कंपनियां अपना सामान ऑनलाइन नहीं बेच सकेगी। केट और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने इसका विरोध किया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान नई कॉमर्स कंपनियों द्वारा अपने मंच के जरिए गैर आवश्यक वस्तु की बिक्री पर रोक लगा दी है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी गार्गी मिश्रा और अजय भसीन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भिलाई द्वारा होम मिनिस्ट्री का एक आदेश निकला था ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर कि गर्मी के दौरान में एसेंशियल गुड्स के अलावा कूलर, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, AC, वो वाटर प्यूरीफायर को लेकर कि ये ई कॉमर्स के द्वारा ऑनलाइन ये बिक्री अपनी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और राज्य शासन को भी, यहाँ जिलाधीश महोदय को भी एक ज्ञापन हम लोगों ने दिया था कि मार्च के समय लगभग शादी ब्याह की तैयारी को लेकर और गर्मी की तैयारी को लेकर लगभग व्यापारी अपने स्टॉक को लगभग मार्च में ही परचेस कर लेते हैं। और चूंकि 24 मार्च से लॉकडाउन हो गया, कोई भी व्यापारी अपने किसी माल को गर्मी के या शादी के सीजन के हिसाब से सेल आउट नहीं कर पाया। और इस दौरान अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ई कॉमर्स कंपनियों को छूट देती है तो सभी के साथ बहुत कुठाराघात होगा, विश्वासघात की स्थिति रहेगी व्यापारियों के साथ। सबके स्टॉक एज इट इज गोडाउन पर रह जाएंगे, क्योंकि 3 मई तक का लॉकडाउन लगभग नज़र आ रहा है उसमें। तो आज उसी क्रम में लगातार भिलाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपना विरोध प्रदर्शन राज्य शासन और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति दर्शाया था, जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस आदेश को संशोधित करते हुए सभी व्यापारियों के एकजुटता का और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूप उस ऑर्डर को संशोधित किया है। ई कॉमर्स कंपनियों को उन 5-7 चीज़ों पे व्यापार करने की छूट को निरस्त कर दिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज जो है सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं राज्य शासन का, केंद्र सरकार का, कि जो ये व्यापारियों के साथ अन्याय करते हुए ऑनलाइन को जो उन्होंने पहले 20 दिनों के लिए और उन्होंने छूट दी थी और उसका जो आज वापस लिया है, उनका हम स्वागत करते हैं। और आगे हमने ये राज्य शासन से, कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने ये अपना डिमांड रखी है कि जो व्यापारी, छोटे व्यापारी जो छोटी जगह पे दुकानदारी करते हैं, वो हमेशा से समाज के हर कार्यों में आगे अग्रसर रहते हैं, तो उनको आगे आने वाले समय में कुछ नियमित आदेशों के साथ जो है उन्हें दुकान खोलने की और अपने अपने कामों पे जाने की एक छूट दी जाए, जिसका जिस भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हो, सैनिटाइज़र को लेके हो,
प्रॉपरली उसको मेंटेन करने की बात हो, उसको हम लोग आगे लेते हुए आगे बढ़ेंगे। ये मांग भी हमने रखी है और संभवतः ऐसी उम्मीद है कि सभी छोटे व्यापारियों को और बाज़ारों को जो रौनक थी वो सही स्वरूप और प्रारूप के साथ लौटेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। लॉकडाउन के समय सिख समाज द्वारा मानव सेवा का भाव लिए इस तपती गर्मी में हाईवे में बड़े वाहन चालकों को गर्मा गर्म भोजन दिया गया। गुरु नानक नगर में जो वैशाली नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहीं से हम लोग जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है गुरुद्वारे की तरफ से, समिति की तरफ से लगे हुए हैं सेवा में सभी जोन में, और जहाँ जहाँ भी जरूरतमंद के लिए फ़ोन आता है या जोन आयुक्त जितने भी हैं यहाँ पर भिलाई के और वैशाली के, जहाँ जहाँ उन लोग बताते हैं कि भैया वहाँ ज़रूरत है, वहाँ तक हम खाना पहुँचाते हैं। और बाकी हमारा मेन मकसद है जिनको सही में ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाना। जब भी ट्रक वाले हैं कहीं भी कोई सफाई समय खुला नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो हमारा मेन टारगेट उसमें ही है। इनके लिए हम लोग सुबह शाम खाना बना के लेके आते हैं और फिर थोड़ा बाहर आके जब इनको रुका जाता है तो वहाँ रुका के इनको पैकेट दिए जाते हैं ताकि इनको अपनी जरूरत के हिसाब से खाना खा सकते हैं। लॉकडाउन के बीच नक्सलियों ने राजनांदगांव जिले में उत्पात मचाते हुए मानपुर थाना के ग्राम पुगदा और बरमपुरका के बीच सड़क निर्माण कार्य का विरोध करते हुए 6 वाहन और 1 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया। राजनांदगांव जिले के धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र मानपुर थाना अंतर्गत ग्राम पुगदा और बरमुक्का के बीच प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में लगे 6 वाहन और 1 मोटरसाइकिल को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं सड़क निर्माण कार्य भी प्रभावित हो गया है। इस मामले में नक्सल ऑपरेशन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोरखनाथ बघेल ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम लगभग 15 की संख्या में सशस्त्र महिला पुरुष नक्सली मौके पर घटना को अंजाम दिए हैं। जिला राजनांदगांव के कोहका थाना क्षेत्र में जो गढ़चिरौली जिले महाराष्ट्र से लगा हुआ है, वहाँ रोड निर्माण का कार्य चल रहा था। तो कल शाम के समय में रोड निर्माण कार्य में लगे 6 वाहन और 1 मोटरसाइकिल को माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया। 5-6 का संख्या जो मौके पे आए थे 5-6 का ही बता रहे हैं, बाकी आसपास में रहे होंगे, महिला माओवादी भी शामिल थे। एक पुलिया का काम चल रहा था शायद छोटे मोटे, बाकी तो काफ़ी दिन से बंद था। लेबर अपराध पंजीबद्ध करके अब माओवादियों की तलाश जारी कर दी है, अब सर्चिंग बढ़ा दिए हैं और उनकी तलाश जारी है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे ट्रैक्टर, डंपर, मिक्सर मशीन, जेसीबी सहित 1 मोटरसाइकिल वाहन को आग के हवाले किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सलियों ने मौके पर सड़क निर्माण जनता के वाफिक नहीं होने को लेकर ठेकेदार को चेतावनी देते हुए पर्चा भी फेंका है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस ने अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग तेज कर दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अंकालू साहू की रिपोर्ट। आज के मौजूदा हालात को देखते हुए शासन प्रशासन सहित कई सामाजिक संस्थाएं और लोग लगे हुए हैं कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने में। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अवार्डी कविताकार सुधाकर सिंह ने भी अपनी कविता के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचने जागरूक कर रहे हैं। आप भी सुनिए उनकी यह अद्भुत कविता। देश और सारी दुनिया आज कोरोना के भीषण महामारी के संक्रमण काल से गुजर रही है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने द्वारा लोगों को जागरूक करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महामारी से अपने आप को सुरक्षित रख पाएँ। सरकार के और हमारे कोरोना महायोद्धा जो अपने अपने मोर्चे पर डटे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, भारत रूपी परिवार के लिए कर रहे हैं। ऐसे में उनको मनोबल बढ़ाने के लिए और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। उनके लिए मैंने कोरोना की जंग करके एक कविता लिखी है जो आजकल सोशल मीडिया और विभिन्न चैनलों के माध्यम से लोगों को पसंद आ रही है। जी हम भी सुनना चाहेंगे कि किस तरह की कविता है। जी एक कविता मैं खास करके उन कोरोना योद्धाओं को समर्पित करना चाहूँगा जो अपने परिवार से दूर रहकर और हम भारतवासियों के लिए निरंतर, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हो, नर्स हो, सुरक्षाकर्मी हो, सिपाही कर्मी और हमारे साफ सफाई वाले मीडिया कर्मी और जो निरंतर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस महाजंग में देश को कोरोना से मुक्त करने के लिए डटे हुए हैं, मैं उन सभी को इन पंक्तियों के माध्यम से नमन करना चाहूँगा। मेरे कविता के बोल हैं कोरोना से जंग। कोरोना की महामारी से, कोरोना की महामारी से देश को जिताएंगे। दुनिया की तबाही को हम भारत में न लाएंगे। दुनिया की तबाही को हम भारत में न लाएंगे।
अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे समझाएंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे समझाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के महामंत्र को फिर से अपनाएंगे, अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो जाएंगे, तभी कोरोना के काल चक्र से हम सब बच पाएंगे। कोरोना की महामारी से देश को जिताएंगे। कविता की अंतिम पंक्ति जो बहुत ही मेरे दिल के करीब है और मैं ये उन्हें सादर नमन करना चाहूँगा, हमारे महान कोरोना योद्धाओं को जो अपने अपने मोर्चों पे हमारे लिए निरंतर डटे हुए हैं। लीजिए, समर्पित है ये पंक्ति उन महान कोरोना योद्धाओं को। कोरोना समर के महायोद्धा, कोरोना समर के महायोद्धा, हम तुमको भूल न पाएंगे। उनके किए समर्पण पर हम सत सत शीश झुकाएंगे। हो कृतज्ञ राष्ट्र हम भारतवासी, हो कृतज्ञ राष्ट्र हम भारतवासी, जब 125 करोड़ हाथ बढ़ाएंगे। हर चुनौतियों से डटे रहे और आगे भी डट जाएंगे। राष्ट्रभक्ति की महाशक्ति से कोरोना को हराएंगे। दुनिया की तबाही को हम भारत में न लाएंगे, दुनिया की तबाही को हम भारत में न लाएंगे। कोरोना समर के महायोद्धा, हम तुमको भूल न पाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे। WHO के निर्देशानुसार कोरोना वायरस से बचने के लिए खुद के अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना जरूरी है, जिसके लिए अंडा और दूध एक लाभकारी उपाय है, जिसे देखते हुए वार्ड 14 के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन ने अपने वार्डवासियों को अंडा और दूध का निःशुल्क वितरण किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से खुद को बचाने के लिए जहां सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के साथ मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है, तो वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दिशा निर्देशानुसार खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने की भी जरूरत है, जिसके लिए हमें अपने रोज के खाने में अंडा और दूध शामिल करना अति आवश्यक है। ये दोनों ही खाद्य पदार्थ प्रोटीन से भरे हुए हैं, जिसे देखते और समझते हुए वार्ड 14 के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष रिकेश सेन ने पूरे वार्ड वासियों के लिए निःशुल्क अंडे और दूध की व्यवस्था करवाई है, जिसका वितरण लगातार किया भी जा रहा है। इसके पूर्व भी जब से लॉकडाउन हुआ है, तभी से विभिन्न प्रकार की सहायता भी रिकेश सेन द्वारा की जा रही है और अब अपने वार्ड वासियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर अंडे और दूध का वितरण करना एक सराहनीय पहल है। जहां अंडे और दूध के वितरण की जानकारी रिकेश सेन ने दी, वहीं वार्ड वासियों ने उनका आभार धन्यवाद किया। देखिए, इस लॉकडाउन जब से हुआ है तब से लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ा गई है और WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का साफ निर्देश है, उनके गाइडलाइन पे है कि प्रोटीन, हर प्रति व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता है ताकि इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ सके। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये तय किया कि मेरे यहाँ अटल आवास, बॉम्बे आवास, IHSDP आवास और रामनगर में बहुत BPL परिवार अधिक रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इनके लिए प्रोटीन की व्यवस्था करना चाहिए। चावल की व्यवस्था सरकार के द्वारा हुई जा रही है, कुछ हद तक कुछ राशन हम अपने लोगों तक पहुंचा ही दे रहे हैं, सब्जी का भी वितरण हमने कर ही दिया। तो प्रोटीन के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए हमने अंडा और दूध का हमने वितरण प्रारंभ किया है। उसमें जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको अंडा दे रहे हैं और जो लोग वेज खाते हैं उनको हम दूध दे रहे हैं। तो ये जो है प्रत्येक घर पे 3000 परिवारों पे हम इसको वितरण कर रहे हैं ताकि उनको एक अच्छा प्रोटीन मिल सके। छोटा सा मेरे द्वारा प्रयास है, जितना कर सकता हूँ उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी लॉकडाउन से लोग बहुत आहत और बहुत परेशान हैं। इससे पहले हमने सैनिटरी पैड भी हमने महिलाओं के लिए दिया, वितरण किया। साथ में मध्यम वर्गीय परिवार जिनको ऐसा लगा कि इस लॉकडाउन में कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो, तो उनका भी ध्यान रखा गया। हमने गुपचुप वितरण किया और इससे पहले हमने प्रत्येक घरों पे सब्जी पहुंचाने का, वार्ड 14 के प्रत्येक घरों पे हमने सब्जी पहुंचाई, 5-5 किलो की सब्जी, 2 दिन की सब्जी हमने सब लोगों को पहुंचाई। तो अपने तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं,
और इस लॉकडाउन में जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से कोरोना तभी हारेगा और भारत तभी जीतेगा जब आप अपने घर पे रहोगे। लॉकडाउन में सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश किया है कि घर पे रह के ही जो है आप कोरोना से लड़ सकते हैं, और लॉकडाउन का सरकार को ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्होंने किया ताकि भारत बचे। और एक एक व्यक्ति की जान जो है सरकार चिंतित है कि जान बचे उसको लेकर, तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि फालतू ना घूमें और आप लोग सब घर पे रहिए। आपको मास्क दिया गया है, मेरे द्वारा मैंने वार्ड 14 के हर घर पे मास्क पहुंचाया है, सैनिटाइज़र पहुंचाया है, तो उसका इस्तेमाल करें। बहुत अति आवश्यक हो तब घर से बाहर निकले, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। ये अभी ये क्या बोलते हैं बीमारी जो लगा है उसके लिए जो प्रोटीन का कुछ चाहिए, दुकान में अंडा वगैरह मिल नहीं लग रहा है, मतलब लॉकडाउन है, इसी की वजह से हमारे जो पार्षद महोदय जी है वो बंटवा रहे। इसके पहले क्या सैनिटाइजर मास्क बंटवाए हैं और उसके बाद सब्जी बंटवाए हैं, अब ये बंटवा रहे। चावल भी क्या कहना चाहेंगे अपने पार्षद महोदय को? हम अपने जितना है सब धन्यवाद देना चाहते कि कुछ अच्छा काम करे, लेकिन यहाँ के कुछ लोग जो है उनको बिल्कुल पसंद भी नहीं करना चाहते, ना देखना चाहते हैं, ऐसा है। तो मतलब हम लोग यही अपने पार्षद को, अपने जितने भी वार्डवासी हैं उनको धन्यवाद दे रहे कि उन्होंने हमारे इतने दुखद भरी समय में हमारी सहायता करी, इसलिए हम उनको जितने भी वार्डवासी सब धन्यवाद देना चाहते हैं। देश में हुए लॉकडाउन की मार इस वक्त हर वर्ग झेल रहा है। वैसे तो राशन और सब्जियां उपलब्ध हो जा रही है, लेकिन प्रोटीन से भरे खाद्य पदार्थ की उपलब्धता काफी कम मात्रा में हो रही है, जिसे देखते और समझते हुए वार्ड 14 के पार्षद रिकेश सेन द्वारा किया गया ये कार्य काबिले तारीफ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहते हैं इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें औषधि गुण होते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी तो आज भी अपने घरेलू नुस्खे से इलाज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय सदियों पुराने हैं और इनके उपचार करने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ये उपाय सस्ते और असरदार भी होते हैं। घर पर किए जाने वाले उपायों को दादी माँ के नुस्खे कहा जाता है। किसी बीमारी का इलाज करना हो, जैसे कि चेहरे का रंग गोरा करना हो, बालों का झड़ना रोकना होना, नए बाल उगने हो, वजन बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, घरेलू नुस्खों का प्रयोग झड़ते बालों को रोकने के लिए दही का इस्तेमाल बहुत असरदार है। दही से बालों को ज़रूरी पोषण मिलता है। बालों पर दही लगाने के आधे घंटे बाद धो लें। अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार इस उपाय को करें। इससे बालों को मजबूती मिलेगी और आपके बाल सुंदर दिखने लगेंगे। फ्रेंड्स, काली मिर्च, अजवाइन, नमक लाहौरी, ज़ीरा, सौंठ, धनिया, मोटी इलायची, पुदीना, काला नमक और नौसेदार, ये सब 10-10 ग्राम की मात्रा में लें और 3 ग्राम लौंग लें। इन सब को मिलाकर बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। अब रोज़ाना 3 ग्राम चूर्ण पानी के साथ लेने से पेट का दर्द और पेट की गैस का इलाज होता है। खाना ठीक से हजम करने में भी ये आयुर्वेदिक उपाय काफ़ी फायदेमंद होता है। गंजेपन से छुटकारा पाना मतलब नए बाल उगाना और पुराने बालों का गिरना रोकना। इसके लिए 5 चम्मच दही में 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच काले चने का पाउडर मिलाकर सिर पर लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें। इस देसी नुस्खे को हफ्ते में 2 से 3 बार करें। और जोड़ों के दर्द का इलाज करने के लिए अश्वगंधा, शतावरी का चूर्ण और अमलकी को अच्छे से मिला लें और रोज़ाना सुबह पानी के साथ लें। इससे दर्द ठीक होगा और जोड़ों को मजबूती भी मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर गठिया की शिकायत हो तो इस उपाय से वो भी ठीक होता है। लहसुन के तेल में अजवाइन और हींग मिलाकर पका लें और जोड़ों की मालिश करें तो जोड़ों और घुटनों का दर्द दूर होता है। दिल की बीमारियों का उपचार घरेलू नुस्खे से करने के लिए 20 ग्राम गाजर का रस और 40 ग्राम आंवले का रस मिलाकर पिएं। इस उपाय से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। दोस्तों, अगर किसी को आधे सिर दर्द यानी कि माइग्रेन की बीमारी हो तो सिर के जिस हिस्से में दर्द ज्यादा हो उस तरफ की नाक में गाय का शुद्ध देसी घी डालिए। लीवर की सूजन और कमजोरी दूर करने के लिए हर रोज सुबह शाम 1 गिलास पानी में
1 चम्मच शहद और 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पिएं। लीवर को ताकत देने और गर्मी दूर करने का ये रामबाण उपाय है। चेहरे से पिंपल्स और कील मुहासे हटाने के लिए नीम के पत्तों को पानी में उबालकर इस पानी से चेहरे को धोएं। पत्तों को पीसकर एक लेप बना लें और चेहरे पर लगाएं। फ्रेंड्स, गुर्दा यानी कि किडनी के रोगों से बचने और इलाज करने के लिए हर 1 घंटे में पानी पीने की आदत डालें। पानी पीने से किडनी में मौजूद विषैले पदार्थ पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकलते हैं। नींबू पानी पीने से भी फायदा मिलता है, इससे शरीर को विटामिन भी मिलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपने अधिक खाने की आदतों से परेशान हैं और भूख कम करने के लिए दादी माँ के नुस्खे अपनाना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च और हरी मिर्च का सेवन करें। मिर्च से भूख कम लगती है और मोटापा कम करने में भी मदद मिलती है। नपुंसकता हो या फिर मर्दाना कमजोरी, इसका इलाज आयुर्वेद तरीके से करने के लिए 1 चम्मच आंवला चूर्ण और 1 चम्मच शहद में 2 चम्मच आंवले का रस मिलाइए और दिन में 2 बार इसका सेवन करें। इस नुस्खे से यौन शक्ति बढ़ती है और नपुंसकता का इलाज भी होता है। फ्रेंड्स, कब्ज खोलने के लिए दही में इसबगोल की भूसी मिलाकर खाएं। पत्ता गोभी का जूस और पालक का जूस कब्ज का इलाज करने में असरदार होता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें औषधि गुण होते हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी तो आज भी अपने घरेलू नुस्खे से इलाज करना बेहतर समझते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उपाय सदियों पुराने हैं और इनके उपचार करने से सेहत को कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ये उपाय सस्ते और असरदार भी होते हैं। घर पर किए जाने वाले उपायों को दादी माँ के नुस्खे कहा जाता है। किसी बीमारी का इलाज करना हो, जैसे कि चेहरे का रंग गोरा करना हो, बालों का झड़ना रोकना होना, नए बाल उगने हो, वजन बढ़ाना हो या फिर कम करना हो, घरेलू नुस्खों का प्रयोग। पथरी का इलाज घरेलू नुस्खों से करना हो तो पत्थर चट्टा का 1 पत्ता और 4 दाने मिश्री पीसकर 1 गिलास पानी के साथ खाली पेट पिएं। 2 ग्राम मिश्री, 1 ग्राम सूखा धनिया और 1 ग्राम सफरगंधा पीसकर पानी के साथ लेने से हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। अगर आपको शुगर बढ़ने की बीमारी है तो सुबह सुबह खाली पेट करेले का जूस पिएं। जूस बनाने से पहले करेले के बीज निकाल दें। जूस निकालने के बाद इसमें थोड़ा पानी मिलाएं और पिएं। इस उपाय को 2 महीने तक लगातार करें, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। शरीर में खून की कमी पूरी करने के लिए 1 गिलास मीठे दूध में 5 ग्राम बेलगिरी चूर्ण मिलाकर पिएं। कुछ दिन लगातार इस उपाय को करने से खून की कमी दूर होने लगती है। खूनी बवासीर के इलाज में खून को रोकने के लिए 10 से 12 ग्राम धुले हुए काले तिल को घर में बनाया हुआ ताज़ा मक्खन के साथ खाएं। इसके निरंतर प्रयोग करने से बवासीर में खून का निकलना बंद हो जाता है। सर्दी जुकाम की समस्या में नाक बंद होने लगे तो थोड़ी सी अजवाइन पीसकर किसी पतले कपड़े में बांध लें और थोड़ी थोड़ी देर में इसे सूंघें। इससे नाक खुल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर किसी को लकवे का अटैक पड़े तो तुरंत 50 से 100 ग्राम तिल का तेल गुनगुना करके पिला दें और कच्चा लहसुन चबाने को दे दें। सूढ़ों में दर्द, दांत दर्द और सूजन की समस्या का उपचार करने के लिए 1 गिलास पानी में 3 से 4 पत्ते अमरूद के उबाल लें और हल्का गुनगुना होने पर छान लें। अब इस पानी से थोड़ा नमक मिलाकर कुल्ला करें। दांतों और मसूड़ों के दर्द से छुटकारा मिलेगा। 1 गिलास पानी में थोड़ी सी गिलोय और 5 से 6 तुलसी के पत्ते डालकर उबाल लें और काढ़ा बनाकर पिएं। इस काढ़े में पपीते के 3 से 4 पत्तों का रस मिलाकर पीने से प्लेटलेट की मात्रा तेजी से बढ़ती है। ये आयुर्वेदिक दवा स्वाइन फ्लू, डेंगू और चिकनगुनिया में रामबाण उपचार का काम करती है। दोस्तों, चेहरे पर दाग, धब्बे और झुर्रियां हो तो थोड़े से बेसन में थोड़ी सी मलाई और 2 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण को आधे घंटे के लिए चेहरे पर लगाकर रखिए, फिर इसे धो लें। इस घरेलू उपाय से चेहरे की
खुश्की दूर होती है, साथ ही झुर्रियाँ साफ होते हैं और चेहरे पर चमक भी आती है। सर्दियों में होने वाले रोगों से बचने और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि खान पान का ध्यान रखा जाए। सर्दियों के मौसम में काली मिर्च, अदरक, लहसुन, तिल, केसर और गुड़ जैसी चीजें खाना चाहिए। ठंड में विटामिन सी के लिए संतरा, अमरूद और नींबू का सेवन करिए। गले में टॉन्सिल और छाले होने पर आधा लीटर पानी में 20 ग्राम मेथी दाना डालकर धीमी आंच पर पकाएं और पानी को अच्छी तरह से उबलने दें। पानी ठंडा होने पर इसे छान लें, फिर इसमें नमक डालकर 5 से 10 मिनट तक गरारे करें। इस उपाय को दिन में 2 से 3 बार करने पर टॉन्सिल्स होने से राहत मिलती है। दोस्तों, जब छोटे बच्चों के दांत निकलते हैं तब उन्हें काफी पीड़ा होती है। इसके अलावा उल्टी, दस्त और बुखार जैसी परेशानियां भी होती हैं। ऐसे में बच्चों को संतरे का रस देने से उनकी बेचैनी दूर होती है और पाचन शक्ति बढ़ती है। एक बार में 2 चम्मच रस ही दें और दिन में कम से कम 3 बार आप बच्चे को संतरे का रस पिलाएं। दादी नानी के 10 घरेलू नुस्खे। उसमें ग्लिसरीन मिलाकर चेहरे पर लगाने से काले घेरों की समस्या से जल्द ही छुटकारा पाया जा सकता है। टिप नंबर 2, नींबू को निचोड़ने के बाद फेंकने की बजाय यदि उसे किसी बरनी में डाल दिया जाए और उसमें थोड़ा नमक डालकर धूप में रख दें, इससे नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। टिप नंबर 3, संतरे के छिलकों को फेंकने की बजाय इन्हें सुखाकर जलाने से मच्छर भाग जाते हैं। टिप नंबर 4, अक्सर भिंडी पकाते समय बर्तन में चिपक जाती है। अगर भिंडी बनाते समय उसमें थोड़ा सा दही डाल दें तो भिंडी बर्तन से नहीं चिपकेगी। टिप नंबर 5, केले का पेस्ट बनाकर शहद मिलाकर खाने से मुंह के छालों में तुरंत आराम मिलता है। टिप नंबर 6, सौंफ अगर सिल जाए और इसे सीलन से बचाने के लिए इसे कढ़ाई में हल्का सा भून लें, इससे सौंफ फिर से कुरकुरी हो जाएगी। टिप नंबर 7, आटा गूंथते समय आटे में थोड़ा सा दूध मिलाकर गूंथने से रोटियां और पराठे ज्यादा सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। टिप नंबर 8,